नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़। खूबसूरत दिन है और झील का किनारा है, और झील भी ऐसी वैसी नहीं, भोपाल की झील। भोपाल जो कि जाना जाता है अपनी मेहमान नवाजी के लिए, और आज हम इसी सिलसिले में यहाँ पर हैं। और हमारे मेहमान हैं वो हज़ारों पक्षी, वो प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड जो इन दिनों यहाँ काफ़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते वातावरण काफ़ी साफ़ हुआ है और इसका फ़ायदा भी दिख रहा है। कहा जा रहा है कि 70% से ज़्यादा इस बार माइग्रेटरी बर्ड भोपाल में हैं। तो अगले आधे घंटे हम आपको इन्हीं माइग्रेटरी बर्ड से मिलाएंगे और हमारे साथ होंगे वो बहुत से एक्सपर्ट जिनका बर्ड्स को लेकर काफ़ी काम है। जहां तक नजर डालिए परिंदे ही परिंदे। यूं तो हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में भोपाल की बड़ी झील में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगता है, लेकिन इस साल ये विदेशी मेहमान भोपाल पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। सालों बाद भोपाल की बड़ी झील और उसके आसपास का इलाका प्रवासी परिंदों से गुलजार है। लॉकडाउन के बाद प्रदूषण का स्तर कम होने से भोपाल की झीलों और जंगलों में बहार आ गई है। भोज वेटलैंड विंटर वर्ल्ड काउंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल प्रवासी पक्षियों की संख्या लगभग 70% बढ़ गई है। अब तक भोपाल में प्रवासी पक्षियों की 176 प्रजातियां नजर आ रही हैं। झीलों का जलस्तर कम होने से ये आंकड़ा 200 तक पहुंच सकता है। जाने माने पक्षी विशेषज्ञ और वन विहार के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुदेश बागमारे भी पक्षियों के झुंडों को देखकर उत्साहित हैं। जी, ये कोविड का काल है, जब हम इस कोविड काल में हैं, और कहा जब लॉकडाउन रहा, काफ़ी लंबा लॉकडाउन रहा, और कहा गया कि इन्वायरमेंट को इससे काफ़ी फ़ायदा मिला। तो ये कहा जा रहा है कि भोपाल की झील के आसपास इस बार 70% ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड आया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आपका क्या है? हाँ, यह कहना सही है कि इस साल तुलनात्मक रूप से बर्ड्स के काफ़ी बड़े फ्लॉक देखे जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर रिकॉर्ड है 20,000 बर्ड्स का फ्लॉक भी पहले कभी देखा गया है, मगर वो लगभग 22 साल पुराना रिकॉर्ड था। अभी जो बर्ड काउंट कराया है भोपाल बर्ड्स एक संस्था ने, काफ़ी अच्छी प्रामाणिक संस्था है, उसके कराने में भी लगभग 12-12 हज़ार बर्ड्स के फ्लॉक देखे गए हैं। और निश्चित रूप से दो चीज़ें बढ़ी हैं। एक तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ी है, माने जो प्रजातियां थी उनकी संख्या भी बढ़ी है, और उन प्रजातियों के साथ उनकी अपना इंडिविजुअल नंबर्स भी काफ़ी बढ़ के सामने आए हैं। अभी पेंटेड स्टार्क बर्ड जो काफ़ी कम संख्या में आता था, अभी उसकी संख्या बढ़ गई है पेंटेड स्टार्क में। कॉमडक भी काफ़ी दिख रही है यहाँ पर, और रूडी शेल्डक है, रूडी शेल्डक जिसको सुरखाब मैंने बताया, अभी सुरखाब भी आई हुई है। काफ़ी सारा पानी भी उपलब्ध है यहाँ पे। पानी के साथ साथ भोजन, 3 तरह के भोजन पसंद करते हैं पक्षी। नंबर 1 तो कुछ डिपेंड करते हैं बीजों पे, कुछ डिपेंड करते हैं कीड़ों पे, कुछ डिपेंड करते हैं मछलियों पे। तो अभी आप कहें कि प्रचुर मात्रा में तीनों चीज़ें, मछलियाँ भी खूब हैं, कीड़े भी खूब हैं, और जो बीज हैं घास के और दूसरी दीगर प्रजातियों के, वो बीज इस वक्त अपने फुल ग्रोन आए हुए हैं जम के। तो पक्षियों के लिए इस समय भोपाल, जैसा आपने अभी कहा कि 70% लगभग बर्ड्स देखे जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, सत्यता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में इस साल बर्ड्स आए हुए हैं। अच्छा, सीजन की अगर मैं बात करूं तो ये ठंड में, जैसे बारिश के बाद या सितंबर अक्टूबर से माइग्रेटरी बर्ड ज़्यादा आना शुरू होते हैं, इसकी खास वजह? देखिए, इसकी सर्दी में आने की खास वजह कि जिस जगह से ये आए हैं, यूरोप से, आर्कटिक रीजन से, रशिया की तरफ से ये आने वाली खास जगह हैं, जहाँ से एंटार्कटिक और आर्कटिक से रीजन से आए हैं, रशिया से आए हैं, यूरोप से, वहाँ पर इस समय बर्फ़ जम चुकी है। तो चूँकि बर्फ़ जम चुकी है, इसलिए ना तो भोजन है और ना ब्रीडिंग करने का अनुकूल सीजन है, इसलिए ये भारत में आ जाते हैं। अच्छा, भारत से भी जो पक्षी लोकल हम कहते हैं इनको, ये भी माइग्रेट करता है कि सिर्फ नॉर्थ से ही हमारे यहाँ, मतलब ये पूरा क्या है प्रोसेस? देखिए, ये प्रोसेस को आप ऐसे समझें कि हमारा जो मौसम है,
4 महीने ठंडा, 4 महीने गर्म, 4 महीने बारिश रहती है। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई मौसम नहीं है कि पक्षी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती हो रहने में। हाँ, हमारे यहाँ जो भारत में माइग्रेशन होता है वो दूसरे देशों में कम होता है। कुछ रैप्टर्स हैं, बड़े पक्षी जो हैं वो माइग्रेशन करते हैं, मगर बहुत कम करते हैं। लोकल माइग्रेशन होता है भारत में। जैसे हमारा हिमालयन फुट हिल्स है, वहाँ से कोई पक्षी चलेगा और हमारे यहाँ चल के आ जाएगा। भोपाल में औसतन 300 पक्षी प्रजातियों को देखा जा सकता है। बड़ा तालाब, कलियासौत, केरबा, हताई खेड़ा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी देखे जा रहे हैं। सर्दी बढ़ने के साथ साथ हजारों प्रवासी पक्षी प्रवास कर जलीय क्षेत्रों में आते हैं। इनमें रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड, यूरेशियन कूट, डार्टर, स्पूनबिल, पेंटेड स्टॉर्क, स्पॉट बिल डक और ग्रेटर फ्लेमिंगो प्रमुख है। भोपाल में रूस, साइबेरिया, उज्बेकिस्तान, चीन और आर्कटिका के ठंडे स्थानों में रहने वाले पक्षी करीब 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर बड़े तालाब में आते हैं। यूरोप से यूरेशियन बेगान तो रूस और मंगोलिया से ब्लैक रेड स्टार्ट और लेसर व्हाइट थ्रोट जैसे बर्ड्स आते हैं। व्हिस्लिंग टील ने नवंबर से ही बड़ा तालाब में डेरा जमा लिया है। बुलिनेट स्टार्क प्रजाति ने तो यहाँ स्थायी रूप से घर बना लिया है। भोपाल के आसपास मतलब आपको क्या लगता है कि कितने किलोमीटर दूर से ये पक्षी आते होंगे और ये अपने रास्ते कैसे पता करते हैं? ऐसा कहा जाता है कि जैसे अगली पीढ़ी भी आ रही है तो वो रास्ता नहीं भूलती है कभी। तो इसमें क्या उनका सिक्स सेंस है, क्या है पक्षियों में, ये कहाँ से आता है सेंस? देखिए, ये इस पे बड़ा गहन शोध चल रहा है और अभी एक कोई निश्चित रूप से निर्धारण नहीं हुआ कि किस तरह से करते हैं। कहते हैं एक तो इनको दिशा का ज्ञान होता है, इनके ब्रेन में कोई सिस्टम ऐसा है जो इनको दिशा बताता है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ इनमें जीन की सीक्वेंस इस तरह से हो गई है कि इनको ये पता होता है कि हमें कहाँ माइग्रेशन करना है, किस ओर माइग्रेशन करना है। बल्कि आप देखेंगे जो पक्षी राजस्थान आता है वो राजस्थान में आ रहा है, जो गुजरात में आ रहा है वो गुजरात में आ रहा है, जो भोपाल के बड़े तालाब में बड़े तालाब में आ रहा है। तो इस पे अभी काफ़ी वैज्ञानिक शोध चल रहा है और अभी हम समझें कि इस पे केवल 10% शोध ही हो पाया है, 90% शोध बाकी है। तभी ये निश्चित रूप से बताया जा सकता है कि ये क्यों माइग्रेट करते हैं। अच्छा, इस तरह की भी बातें आई जो इनका रूट होता है, चाहे साइबेरिया से मध्य प्रदेश तक कोई पक्षी आ रहा है तो रास्ते में काफ़ी इनके रुकने के स्थान भी होते हैं जहाँ जहाँ रुकते हैं, तो इसमें शिकार भी काफ़ी होता है इनका। तो इसमें कोई भारत में मतलब केंद्र के स्तर पर या राज्य के स्तर पर, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करूँ, जितना वाइल्ड लाइफ में फॉरेस्ट ध्यान देती है, प्रोजेक्ट टाइगर, ये इस स्तर पर पक्षियों के संरक्षण के लिए कोई आपने कभी प्रयास देखे हैं क्या? देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए, उसी में जो शेड्यूल 1 से शेड्यूल 5 तक बर्ड्स हैं उनकी रक्षा के लिए बात की गई है। पहले शेड्यूल में तो 6 साल तक की सज़ा है, मगर इन पक्षियों के साथ जो लागू करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, एक तो ये उड़ते रहते हैं, दूसरा इनका जहाँ शिकार हो जाता है उस जगह तक हमेशा पहुँच पाना संभव नहीं होता। नंबर 3 अवेयरनेस नहीं है लोगों में अभी भी पक्षियों को लेके। अवेयरनेस जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और दीगर क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी भी पक्षियों का लगातार शिकार होता रहता है और वन अधिकारी हर जगह पहुँच पाए ये ज़रा मुश्किल होता है। तो अभी काफ़ी सारी ला में सुधार की संभावनाएं बची हुई हैं। प्रवासी पक्षी खाना, पानी और सुरक्षा देखकर अपना ठिकाना बनाते हैं। भोपाल में पिछले कुछ सालों में लगातार प्रवासी पक्षियों की संख्या कम होती रही है। बड़ा तालाब के आसपास लगातार कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिससे यहाँ का शांत वातावरण भी प्रभावित हुआ है। पहले वन विहार में माइग्रेटरी बर्ड्स हजारों की संख्या में दिखाई देते थे। हालांकि पिछले कुछ सालों में भोपाल में प्रवासी पक्षियों को लेकर जागरूकता बढ़ी है। जाने माने फोटोग्राफर और बर्ड वॉचर अबरार खान भोपाल में परिंदों के भविष्य को लेकर उत्साहित हैं। अबरार भाई, इस साल का अनुभव आपका क्या कह रहा है? आप तो हमेशा से 12 महीने पक्षी देखने वाले अबरार भाई। इस साल क्या है, एक्चुअली में पानी बहुत ज़्यादा है और बड़ी झील ही नहीं, मतलब हमारे आसपास की सारी झीलों में पानी की संख्या ज़्यादा होने की वजह से बर्ड्स तो बहुत माइग्रेटरी भी आए हुए हैं, पर वो यही हुआ है कि हमारी नज़र नहीं आ रहे हैं और पानी ज़्यादा होने की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बर्ड्स बहुत आए हुए हैं, जो है रेड क्रेस्टेड पोचार्ड के बड़े बड़े फ्लॉक्स हैं और कूट बहुत सारा आया हुआ है, पर ये घास बड़ी होने की वजह से सीधे हमारे उसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा अबरार भाई, आप सालों से भोपाल के आसपास की साइट्स पर हमेशा आप देखे जाते हैं
और कई बार मैंने आपको देखा कि आप अकेले ही मोटरसाइकिल लेकर हाँ, निकल जाते हैं। जी। तो ये पिछले कुछ दिनों में भोपाल में बर्ड वाचिंग को लेकर कितना लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, और इससे क्या पक्षियों के संरक्षण में फ़ायदा हुआ है, या जो शिकार होते रहे हैं, आपका क्या अनुभव रहा है कि आजकल माहौल क्या है पक्षियों हाँ, को? ये तो रहा कि जैसे जैसे इसके बारे में न्यूज़ और बर्ड वाचिंग को लेकर क्रेज़ बढ़ा, कई क्लब्स आए, फोटोग्राफर्स क्लब आए, और जो बर्ड वाचर्स तेज़ी से बढ़े और वो सब मूवमेंट करने लगे, और उन्हें अवेयरनेस कैंपेन भी चली, और उन्हें आसपास के लोगों को समझाना भी शुरू किया। तो अब जो है शिकार करने वाले को, मतलब शिकारी उतनी आसानी से शिकार नहीं कर पा रहे हैं, और बर्ड संरक्षण में तो काफ़ी कुछ लोगों को लगा है कि उससे फ़ायदा हुआ है। आप सामने देख सकते हैं, हमारे वो सारस क्रेन का एक जोड़ा वहाँ पेयर है, वो दिख रहा है, देखिए वहाँ। ऐसा नहीं है कि भोपाल की बड़ी झील सिर्फ बाहर से आने वाले प्रवासी पक्षियों का ही आसरा बनती है। यहाँ कई परिंदों ने अपना स्थायी ठिकाना भी बनाया है। इनमें से सारस क्रेन पक्षी सबसे अहम है। राजेश शान पिछले कई सालों से सारस पर रिसर्च कर रहे हैं और सारस को लेकर इनके पास सुनाने के लिए काफी कुछ है। मैं 2014 से यहाँ रिसर्च कर रहा हूँ, 2014 से। तो मेरा रिसर्च जो सारस पे है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे है, भोपाल, सीहोर और रायसेन। और सबसे ज़्यादा जो सारस का नंबर है वो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में ही, और भोज तालाब में सबसे ज़्यादा इनकी जो है नेस्टिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्शी एरिया है बहुत ज़्यादा है, और उनको जो मतलब मार्शी एरिया मतलब ऐसी जगह जहाँ थुलथुला पानी हो और थोड़ी बहुत वेजिटेशन हो, जिससे वो अपना घोंसला बना सकें, जहाँ पे उनको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल सके या कैमोफ्लेज मिल सके, वो वैसी जगह पे अपना घोंसला बनाती हैं। अच्छा, मैंने अपने जो बर्ड वाचर हैं मित्रों से सुना है कि एक कोई पर्टिकुलर ऐसा समय आता है जब सारस की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तो इसमें कहते हैं कि एक कहानियाँ भी हैं कि सारस जोड़े बनाने के लिए आते हैं, इसके पीछे क्या कहा? देखिए, सारस का वैसे तो आप देखें तो सारस पेयर्स में रहता है, तो हर कोई जो सारस है वो तब तक पेयर में रहता है जब उसको ब्रीडिंग करनी हो। मतलब जो ब्रीडिंग पेयर्स है वो पेयर में रहते हैं, और बाकी जो नॉन ब्रीडिंग पेयर्स होते हैं, नॉन ब्रीडिंग पेयर मतलब जो अपने बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं या थोड़े कम उम्र के हैं, वो फ्लॉकिंग करते हैं। और यहाँ भोज वेटलैंड पे फ्लॉकिंग कब होती है? जब इसका पानी थोड़ा कम होता है। अगर आप देखें तो अभी ये जितना पानी है इसका 4 या 5 फीट से ज़्यादा है, किनारों पे भी अगर देखें आप, तो अभी आपको इस समय में सारस जो है वो सब जोड़ों में मिलेंगे। और फ्लॉकिंग जो होती है वो जैसे जैसे पानी नीचे उतरेगा, और उनके लिए जो पानी जो अनुकूल है वो 2.5 से 3 फीट का है, उसमें वो आसानी से रहते हैं। और उसी समय पे यहाँ पे सारस का नंबर बढ़ता है। आप देखें अगर तो मार्च एंडिंग से लेके और जून या जुलाई तक, जब तक रेनफॉल नहीं होती है या फिर से इस जो भोज वेटलैंड का जो पानी का लेवल है वो ऊपर आ जाता है अपने, फिर FTA लेवल पे आ जाता है, तब तक वो सारस यहाँ पे रहती है। और फ्लॉकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने 2015, 16, 17, 18 में कंटिन्यूसली फ्लॉकिंग देखी है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा जो फ्लॉक था वो कम से कम 240 बर्ड्स का था। भोपाल की बड़ी झील को भोज वेटलैंड भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े बर्ड साइट के तौर पर पहचानी जाती है। यदि हम चाहते हैं कि पक्षियों का ये स्वर्ग यूं ही आबाद रहे, तो जरूरी है कि भोपाल की इस बड़ी झील को सुरक्षित रखा जाए। अवैध निर्माण और सिंगाड़े की अवैध खेती ने पक्षियों के लिए यहाँ कई मुसीबतें खड़ी की हैं। लोकल्स का क्या यहाँ रिस्पॉन्स है सारस को लेकर? संरक्षण हो रहा है या? मिला जुला रिस्पॉन्स है यहाँ पे। अगर आप देखें तो सारस क्रेन की नेस्टिंग जितनी भी होती है उसका एक सक्सेस अगर आप माने तो नेस्टिंग का सक्सेस जो होता है, नेस्टिंग का सक्सेस उसका कम से कम 20 से 25% है, जो कि बहुत कम है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो है उसके सारस के अंडे जो हैं उनकी चोरी होती है। मतलब एज पर नेचुरल प्रे या प्रेडेटर्स उनके, जैसे रैप्टर्स हो गए, जैकल्स हो गए, कुत्ते हो गए, वो नेचुरल प्रेडेटर्स हैं। उनके अलावा भी मैंने कम से कम 60 या 70 नेस्ट ऐसे देखे हैं, घोंसले, जिनके कि अंडे में से बच्चे निकलने से पहले ही वो चोरी हो गए। तो उसके लिए भी
मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं अलग अलग तरह के, जो कि उसके अंडों को तरह तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं यहाँ पे जो सारस के अंडों के छिलकों से सूरमा बनाते हैं। मतलब एक वो मनगढ़ंत आप ऐसा देख ले कि अंधविश्वास तरह का जो होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, और कुछ लोग उसको फूड के लिए भी कंज्यूम करते हैं। मतलब मैं जब रिसर्च करने फील्ड पे तरह तरह के, जैसे भोपाल, सीहोर और रायसेन तीनों डिस्ट्रिक्ट में मेरा था, और एटलीस्ट 16 या 17 वेटलैंड्स में मेरा काम था। तो वहाँ पे मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको सारस खाना अच्छा लगता है। मतलब उनके लिए एक फैसिनेटिंग चीज़ है कि आज हमने सारस खाया। कुछ अंधविश्वास इससे भी जुड़े हुए। हमने 5-6 आदमियों से फिर जो उनको निकाल रहे थे उनसे पूछा कि क्यों ले जा रहे हो, इसका मेन रीज़न क्या है। मार्केट में भी हमने सर्वे किया, तो इसी के लिए कि किसी ने ये बोला है कि इससे जो है वो क्या कहते हैं, इंसान की कैपेबिलिटी बढ़ती है, अंदर से शक्ति आती है, गर्मी आती है, मैन पावर बढ़ती है, तो इसकी वजह से उनका शिकार ज़्यादा होता है। भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश में ऐसी कई जगह हैं जिन्होंने बर्ड साइट के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। और पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में पक्षियों और बर्ड वाचिंग को लेकर आम लोगों की जागरूकता भी बढ़ी है। यही नहीं, अब बर्ड वाचिंग को मेंटल पीस की महत्वपूर्ण गतिविधि के तौर पर भी देखा जाने लगा है। भोपाल के आसपास अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें हम, और खासतौर से भोपाल के आसपास की कौन कौन सी साइट आप देखते हैं जो काफ़ी रिच हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, और इनमें क्या प्रयास होने चाहिए? देखिए, हलाली डैम है, जैसे केरवा डैम है, कोलार डैम है, कुछ इसी तरह की साइट्स भोपाल के बैरसिया में जो छोटे छोटे डैम बने हुए हैं, वहाँ पर भी पक्षी आते हैं। आप देखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो शिवपुरी का जो जलाशय है, वहाँ पर काफ़ी चांदा पाठा जो कहलाता है, वहाँ पर काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इंदौर में जो तालाब है उसमें काफ़ी सारे बर्ड्स आते हैं इंदौर के आसपास। तो मध्य प्रदेश में प्रवासी पक्षियों के आने की संख्या बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा है, और इसको बहुत बढ़िया टूरिज्म डेस्टिनेशन, कम से कम ये नवंबर से लेके और फरवरी तक, जब तक कि माइग्रेटरी बर्ड्स वापस जाना शुरू होते हैं, तब तक बहुत अच्छे टूरिज्म डेस्टिनेशंस के रूप में सिर्फ उनके लिए जो गंभीर किस्म की बर्डिंग करते हैं उनके लिए बनाया जा सकता है। अच्छा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपका काफ़ी लंबा कैरियर रहा है, अब आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आपने पूरा समय देखा है। आम आदमी में बर्ड वाचिंग को लेकर किस तरह से आपने परिवर्तन देखा है? और अब जो नई पीढ़ी आ रही है, कैमरे नए नए आ गए हैं, तो हमने देखा है काफ़ी इस तरफ अवेयरनेस भी हुई है। आपको क्या लगता है? देखिए, अभी वर्ल्ड में इसको नंबर 2 एक्टिविटी माना जाता है, आउटडोर एक्टिविटी टूरिज्म में। नंबर 1 तो आप समझिए कि लोग जाते हैं कैंपिंग में और खाना पीना एंजॉय करते हैं, वो नंबर 1 एक्टिविटी होगी। नंबर 2 एक्टिविटी विश्व में कोई चल रही है तो बर्डिंग है। तो भारत में इसकी व्यापक संभावना है बर्डिंग की। बस बर्डिंग की एक ही विशेषता है कि आप में एक उत्सुकता होना चाहिए, एक जागरूकता होना चाहिए, एक विलिंगनेस होना चाहिए, उस काम के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये भी एक तरह का एडिक्शन है, नशा है, जिसको ये बर्डिंग का नशा छा जाता है तो कहते हैं कि वो सीधा ईश्वर से साक्षात्कार कर जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी विधा है। आपका ख़ास तौर से मानसिक चिकित्सा में भी अब इसका उपयोग होने लगा है विश्व में, कि जो लोग मानसिक रोगी होते हैं ये बर्डिंग करेंगे तो वो बहुत बढ़िया उनमें रिकवरी होने लगती है। दूर दूर तक फैली साफ सुंदर झील और उस पर हजारों की संख्या में करलब करते ये पक्षी। बड़ी झील को भोपाल की शान यूं ही नहीं कहा जाता, लेकिन ये शान यूं ही बनी रहे और हजारों किलोमीटर दूर से परिंदे ऐसे ही हमारे मेहमान बनकर आते रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें हिजरत इतनी समझ में आई, परिंदा आबोदाना चाहता है। जी हाँ, कभी इस झील के किनारे आप भी आइए और उन परिंदों में अपने आप को तलाशिए जो हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ दाना पानी के लिए आते हैं, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह, जिस तरह हम रोजी रोटी के लिए हिजरत करते हैं। यकीनन आपको सुकून मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।